आज की क्लास में हम लोग लॉर्ड वेलेज़ली का इतिहास पढ़ेंगे। लॉर्ड वेलेज़ली 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड वेलेज़ली का इतिहास 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। इसके प्रमुख कार्य को देख लेते हैं। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। यह अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। सहायक प्रणाली लागू की। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 1799 ईस्वी में वेलेज़ली के ही शासनकाल में हुई थी। इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। इसने पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई 1800 ईस्वी में कोलकाता में। एग्जाम में ये देता है कि लॉर्ड वेलेज़ली ने कौन सी नीति अपनाई, तो वहाँ पे समाजवादी नीति भी ऑप्शन में रहता है, जो ये गलत है। बहुत सारे लड़के इसको नज़रअंदाज करते हैं। इसने समाजवादी पार्टी तो अभी पता होगी आपको किसने अपनाया है। समाजवादी पार्टी किसकी है, तो यही साम्राज्यवादी नीति, लॉर्ड वेलेज़ली ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था, ना कि समाजवादी। ये वाला सही हो जाएगा, नीचे वाला, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। सहायक संधि प्रणाली क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेज़ली की भारतीय राजाओं से मैत्री संबंध स्थापित करने की नीति को भारतीय इतिहास में सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड वेलेज़ली साम्राज्यवादी नीति के संपूर्ण समर्थक थे। उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिति को अत्यंत गंभीर कहा है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने भारत की राजनीति को अत्यंत गंभीर स्थिति कहा है, तो लॉर्ड वेलेज़ली ने। इसकी सहायक संधि है। सहायक संधि था दूसरे मतलब कि दूसरे राजाओं से मैत्री संबंध करना, और इसको बहुत सारे लाभ हो रहे थे, पैसे वैसे सब मिल रहे थे इसको। सहायक संधि की प्रमुख शर्तें देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या थी। सहायक संधि की प्रमुख शर्तें। इस संधि को स्वीकार करने वाले राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था और अपने राज्य में अपने ही खर्च पर अंग्रेजी सेना रखनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो राजा सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था, उसको अंग्रेज़ों की सेना अपने राज्य में रखनी होती थी, और उसका खर्चा खुद वो राजा ही देता था अंग्रेज़ों की सेना को। यदि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राजा के मध्य आपस में किसी भी प्रकार का झगड़ा हो जाए, तो उनको अंग्रेज़ों को मध्यस्थ यानी कि मध्यस्थ हम कह सकते हैं देसी भाषा में, जज, मुखिया, सरपंच, पंच होता है ना, जब आपस में दो लोग झगड़े करते हैं तो उनका बनाना पड़ता था, और अंग्रेजी कंपनी के निर्णय को स्वीकार करने के लिए बाध्य यानी कि मजबूर किए जाते थे। सहायक संधि के लाभ देख लेते हैं हम लोग। सहायक संधि का लाभ क्या था? इसका पूरा लाभ तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही था। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यय खर्च कम हो गया, क्योंकि जो सेना देसी राजाओं के राज्य में रहती थी, उसका संपूर्ण खर्च देसी राजाओं को देना पड़ता था। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई, मजबूत हो गई, या आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी हो गई। दूसरा देख लेते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राजा अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी भी विदेशी को अपने राज्य पर नौकरी पर नहीं रख सकते थे,
इससे देसी राजाओं से फ्रांसीसी प्रभाव का अंत होना प्रारंभ हो गया। बेसिक सी बात है, अगर ये अंग्रेज़ों की स्वीकृति के बिना किसी भी देसी या विदेशी को नौकरी पर नहीं रख सकते थे, जिसकी वजह से दूसरे देश जैसे फ्रांस, पुर्तगाली, डच, इनका प्रभाव भारत से कम हो गया। सहायक संधि के दोष। सहायक संधि के दोष देख लेते हैं क्या क्या। भारतीय राजाओं का शक्तिहीन होना, सहायक संधि के दोष देख लेते हैं हम लोग। भारतीय राजाओं का शक्तिहीन होना। सहायक संधि के द्वारा देसी राजा शक्तिहीन हो गए। उनका अपने राज्य की बाहरी नीति पर कोई अधिकार ना रह गया, क्योंकि अब वे अंग्रेजों की आज्ञा के बिना ना तो किसी से संधि कर सकते थे और ना ही किसी से युद्ध कर सकते थे। दूसरा देख लेते हैं। इससे बेरोजगारी की समस्या आई। देसी राजाओं को अंग्रेजी सेना रखना अनिवार्य था। इससे बहुत से भारतीय सैनिक बेरोजगार हो गए और अंग्रेजों और राज्य में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। बेरोजगार सैनिकों ने चोरी और विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। जाहिर सी बात है, जब कोई राजा अपने देश में जो सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था, वो अपने राज्य में जब अंग्रेज़ों की सेना रखता था तो उसे अपनी मतलब कि देसी सेना जो थी, अंग्रेज़ों से उसको अनुमति लेनी होती थी कि हम अपने राज्य में अपने देशवासियों को या अपने राज्य के लोगों को रख सकते हैं कि नहीं। तो अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया। नहीं रखने से भारतीय सैनिक जो थे वो बेरोजगार हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने अंग्रेज़ों को लूटपाट और अंग्रेज़ों के साथ विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि को अपनाया था। उसके बाद मैसूर और तंजौर ने 1799 ईस्वी में, अवध ने 1801 ईस्वी में, बैसिन की संधि जिसको पेशवाओं कहते हैं, पेशवाओं मराठा, पेशवा बाजीराव मस्तानी देखी होगी आपने फिल्म, मराठा होते हैं ये लोग, 1802 ईस्वी में। सिंधिया, बरार और भोसले 1803 ईस्वी में। एक मिनट। सिंधिया, बरार और भोसले 1803 ईस्वी में। किसी बुक में ये दिया रहता है, लेकिन ये पूरा सही नहीं है। ये हो जाए, बरार और भोसले ने 1803 ईस्वी में की थी और सिंधिया के साथ 1804 ईस्वी में हुआ था। एवं इसके अन्य सहायक राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर के साथ हुई थी। अंत में इंदौर के नोट में ये लिख लीजिएगा, इंदौर के होलकर ने अंततः सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकर ने कहा था कि हम अंग्रेज़ों के साथ मैत्री नहीं करेंगे। वो अंग्रेज़ों को तीक्ष्ण समझते थे अपने, मतलब कि वो अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मारा गया था। उसके बाद पोर्ट विलियम की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की याद में 10 जुलाई को मार्क्वेस ऑफ वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कोलकाता में की थी और ग्रिलक्राइट्स इसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे।
पोर्ट विलियम कॉलेज में 5 भाषाओं का अध्ययन किया जाता था: संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला, हिंदू, उर्दू आदि। पोर्ट विलियम कॉलेज खासकर टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की याद में बनाया गया था इसको 10 जुलाई 1800 ईस्वी को। पोर्ट विलियम कॉलेज अपनी स्थापना से ही अंग्रेजों के बीच विवाद का कारण था और बाद में भारतीयों के बीच भी बड़े विवाद की वजह बन गया। ये कहा जाता है कि फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति के तहत उर्दू और हिंदी के बीच का अंतर सबसे पहले यहीं से एक दरार के रूप में उभरा था, जो इस हद तक बढ़ गया कि अंततः हिंदुस्तान दो देशों में, भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया और फिर पाकिस्तान से भाषा, भौगोलिक और राजनीतिक मतभेद के कारण एक अलग देश बांग्लादेश भी अस्तित्व में आया।